जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी स्पेशल क्लास लेकर आए हूं और आज की क्लास में हम बीपीएससी घटना चक्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। जो बीपीएससी घटना चक्र 2024 की बुक है उससे हम लोग जितने भी बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। और ये जो क्लास है ये आपकी बीपीएससी टीआरई, अगर आप देखेंगे तो ये बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी जो आपका जितने भी बिहार स्पेशल के बिहार में एग्जाम होते हैं और जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप सभी को पता है सभी एग्जामों से मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। और आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। सिर्फ एक क्लास से आपके 2 से 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और जिसका भी इम्पोर्टेंट होगा उसका हम व्याख्या भी करवाएंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसके पहले हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 31 नंबर से कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सक्रिय रूप से सभी ने भाग लिया था, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद और बेगम जीनत महल दिल्ली से। उपयुक्त में एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का जो विद्रोह है ये प्रारंभ हुआ था और लखनऊ में इस विद्रोह का जो प्रारंभ है जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा इस जो आंदोलन है इसका किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह, वहां पे एक चीज गलत हुआ, बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह थे और इनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। लेकिन कहीं कहीं पर आपको बहादुर शाह जफर लिखा रहेगा तो भी आपको गलत नहीं मानना है। यहाँ पर लिखा है ना अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से किसने इस विद्रोह में भाग लिया था? जीनत महल ने। बेगम जीनत महल ये बहादुर शाह की पत्नी थी। इस प्रकार दिए गए विकल्प के सभी विकल्प में सभी उचित उत्तर विकल्प ई सही होगा। अगला प्रश्न है 32 और ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपसे पूछा था और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बट अगर इसके पहले वाले आपने क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह। याद रखिएगा पटना के जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है इसमें राजपूत कुंवर सिंह इसके नेता थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। और पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार जो थे कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी और उन्होंने भी अपने रोष, जो उनमें रोष हो गया था, तो रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। रोष मतलब एक तरह से होता है गुस्सा। अपने गुस्से की जो अभिव्यक्ति है विद्रोह के रूप में इन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो 1857 के जो विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र रहा और ये जगदीशपुर रहा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की जो सत्ता है इसका तख्ता पलटकर अपनी सरकार को स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा इसे दबा दिया गया था। याद रखिएगा। और ये बताइएगा कि जो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसको भी पता हो क्वेश्चन का आंसर। जो बाबू कुंवर सिंह थे इनकी मृत्यु की सही डेट क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा आप सभी को पता है वीर कुंवर सिंह थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43वें बीपीएससी
भी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। याद रखिएगा, इनको जो है बहुत सारे राजाओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे आजमगढ़ के जो राजा थे और लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी, इनका भी इनको संरक्षण प्राप्त हुआ और सबने इनका सहयोग किया था। और ये बांदा महोबा तक जाकर के अपने युद्धाभ्यास किया इन्होंने और अंग्रेजों के इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। एक तरह से बहुत अच्छे नेता थे और इन्होंने मतलब एक तरह से अपनी जागीर को बचाने के लिए इन्होंने वृद्ध होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। 1857 के विद्रोह को बहुत अच्छे से उसका दमन भी किया। 35 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत या महाराष्ट्र प्रांत। 2001-2 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये बिहार प्रांत से इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत अर्थात एक तरह से बूढ़े राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, और जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया था। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साह पूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गया थे। याद रखिएगा, कई जगह पर एक चीज और बता दें, कई जगह पर जो उनकी मृत्यु का कारण है, ये जो है घाव जो युद्ध में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है, लेकिन कई जगह पर इनकी मृत्यु जो है अतिसार के कारण होने के कारण भी बताया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में मतभेद है, याद रखेंगे। बट अगर बिहार स्पेशल की बात करेंगे, बीपीएससी की बात करेंगे, तो उसने इसको जो है इसका जो आधार है, इसको प्राप्त घायल होने के कारण नहीं माना है। इन्होंने उनकी एक नेचुरल डेथ बताया है कि ये एक प्राकृतिक रूप से उनकी अपने आप मृत्यु हुई है और जो है ये किसी युद्ध के कारण नहीं मरे हैं, ये इनका बीपीएससी का मानना है। अगला प्रश्न है, 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। याद रखेंगे, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जितने बार भी क्वेश्चन पूछा गया है हर बार आपको उसमें देखने को मिलेगा। जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप सभी को पता है, कुंवर सिंह। और इनके बाद इनके जो भाई हैं इन्होंने फिर ये कमान संभाली थी। इनके भाई का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह इनके भाई का नाम था और इन्हीं के अमर सिंह के शासनकाल में ही बाद में समानांतर सरकार भी बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, 66 बीपीएससी 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन की बात करेंगे, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजलेहक खैराबादा या नवाब लियाकत अली। तो याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाड रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए और उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया और कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विरोधियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं ये, और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए अंग्रेजों ने कहा था कि ये अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण हैं और दृढ़ संकल्प भी हैं? ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह के लिए बोला था। और ये जो है इनका 1857 के विद्रोह में इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इन पर कितने का हजार का इनाम था? 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने इनके ऊपर रखा था। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब या इकबाल।
तो आप सभी को पता है 1857 का जो विद्रोह है, इसको मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिर्जा गालिब, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण इसमें कौन सा नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास ये था, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, भत्ते की रोकथाम, ये सब था, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, शाहूकार, कृषक, जमींदार। यहाँ पे खेतिहर जो मजदूर थे, इन्होंने भाग लिया था। साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, लेकिन जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सबका 40 बीपीएससी प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। इसके विफल होने का यह प्रमुख कारण था। आपसे क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार थे, पक्के स्वार्थी थे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पक्के स्वार्थी थे तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। क्या हुआ था? जो अब बड़े लोग थे वो अंग्रेजों की शक्ति से डरे हुए थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं। विपरीत ग्वालियर, सिंधिया और इंदौर, तो आपका एक एमपी वाला जो इलाका नहीं, हमेशा से मतलब एक तरह के गद्दार टाइप के थे यहाँ पे। इसके जैसे विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, ये आप देखेंगे ना। और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। यानी कि अगर इन्होंने इंडियंस का, जो अपने भारतीय थे, भारतीयों का तो साथ दिया ही नहीं, लेकिन भारतीयों के विरोध में खड़े हो गए। ये इस तरह के थे, इसलिए हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे 1857 में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बाद में टिप्पणी की और इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। अर्थात जो हमारे भारतीय शासक थे, जो भारतीय मतलब सेना में जो जवान थे, उन्होंने इसका विद्रोह के 1857 का विद्रोह जो था, उसमें वो तूफान बनकर आए, लेकिन उसमें बांध की तरह काम किसने किया? ये जो भारतीय शासक थे, जो जमींदार वर्ग थे, साहूकार थे, इन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह किसने कहा था? यह कहने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने यह बात कही थी अपने इंटरव्यू के दौरान, ये बात लॉर्ड कैनिंग ने कही थी। नेक्स्ट देखेंगे, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। आपसे एक चीज और देख सकते हैं, जो भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ना सिर्फ जमींदार और कृषक, जो आपके कृषक मतलब जो किसान थे, कृषक थे, और इन्हीं ने सबसे ज्यादा इसका विद्रोह किया, इसका विरोध किया, 1857 के विरोध में भाग लिया। और लेकिन देख सकते हैं आप, अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना किसने, कौन कौन करे? व्यापारी जो थे और शिक्षित वर्ग थे, इन्होंने अंग्रेजों के सपोर्ट में प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे उनके आलोचक बन गए थे ये। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगे, विद्रोह से उन्होंने किनारा कर लिया। देख, अब यहाँ से समझ सकते हैं कि अंग्रेज तो चाहते थे कि फूट डालो, राज करो। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है, उसको इतना कमजोर कर दो कि उसका साथ देने से लोग मना कर दें। ये अंग्रेजों ने काम किया इस तरह।
उनको क्या आश्वासन दे दिया कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको कोई जागीरें वापस नहीं हुई और वो बाद में गुलाम हो गए। ये भी इसका प्रमुख कारण था। और ना बाद में वो फिर उसका विरोध भी नहीं कर पाए। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे। जो ग्रामीण जनता थे, इनके हमलों का निशाना कौन थे? ये सूदखोर थे। इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। जितने भी आधुनिक शिक्षा से प्राप्त किए थे, जो भी लोग आधुनिक शिक्षा मतलब पढ़े लिखे हुए थे, उन्होंने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। जो शिक्षित भारतीय थे, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज देश में रहें और उनके अंग्रेजों के देश में रहने से ही भारतीय और भारतीयों का पिछड़ापन दूर हो सकता है। ये इनका मानना था। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ये जो है शिक्षित भारतीयों का एक गलत विश्वास भरा एक मत था। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे कई सारे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन की समझ भी इससे विकसित हुई होगी, उम्मीद करते हैं। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको संपूर्ण व्याख्या करवाया। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं तथा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। फिर है आपका 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ये गलत है, हर तरीके से इन्होंने मदद की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी 56 और 59 दो बार ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। और ये मैं बता देता हूँ आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ये गलत है। और 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। ये तो कभी इन्होंने किया ही नहीं, हमेशा अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अभी बताया था आपको, इन्होंने जो 1857 में दरभंगा, अब देख लीजिए यहाँ पे, जो पहला ऑप्शन था 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के जो महाराजा तथा साथी जमींदार थे, इन्होंने आदमी और पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद की। और इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था ना, उसको दबाने में, 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ये चीज आप याद रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों के धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के जमींदार शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब कौन सा भाग इसमें अप्रभावित रहा, ये बताना है। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, इसमें जो है कौन कौन से अप्रभावित रहे? दानापुर इसमें प्रभावित था, पटना भी प्रभावित हुआ, आरा तो आप जानते ही हैं, और मुजफ्फरपुर भी इससे प्रभावित रहा। एक जो था ये मुंगेर आपका इससे प्रभावित नहीं था। चौथा नंबर इसका राइट, इसका मतलब 5 इसमें गलत है, ये प्रभावित नहीं था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, केवल 5। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर और पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। शाहाबाद मतलब आपका ये जो जगदीशपुर वाला क्षेत्र, जगदीशपुर से लगभग, ये आपका आरा जगदीशपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और पटना में पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पीर अली से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो बेगम ऑफ अवध थे, बेगम ऑफ अवध की जो बेगम थी, इन्होंने 1857 के विद्रोह को जो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व आगे बढ़ाया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तात्या टोपे की बात करेंगे। तात्या टोपे, इन्होंने तात्या टोपे
और रानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी से थी, आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हैं, नाना साहब आपके कानपुर से हैं। लखनऊ अवध में विद्रोह का जो प्रारंभ है ये 30 मई 1857 को हो गया था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसी कोई कमी नहीं थी, सबने मिलजुल कर इसमें भाग लिया था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये एकदम सही है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, ये इसका मुख्य कारण नहीं था। इसका एक ही मुख्य कारण था, एक नियोजित संगठन ना हो पाना। मतलब जो किसी सामान्य योजना, कोई एक मतलब योजना ना इनके नहीं थी इनके पास और ना ही एक केंद्रीय संगठन था। इसलिए ये जो मतलब आंदोलन था 1857 का विद्रोह था, इसको अंग्रेज दबाने में सफल हो गए और ये असफल रहा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आप देखेंगे कि संगठन की कमी है, केंद्रीय जो संगठन है उसमें इसकी कमी थी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे कि तो ऐसा करने के पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। कोई भी उनके पास योजना नहीं थी और जब तक आप योजना नहीं बनाते हैं तो आपको असफलता हाथ लगती है, आफत हो जाते हो। आपको हर चीज के लिए योजना बना के काम करनी है। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उस जगह की राजनीतिक सत्ता की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के एक इस दृष्टिकोण का अभाव था। अगला प्रश्न 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विचार कीजिए। कथन 1 है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्या यह कथन सही है? तो ये एकदम सही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये एकदम सही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, ये कथन भी सही है और ये इसका मुख्य कारण भी रहा कि जो अन्य रियासतों के शासक थे उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया, जिससे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसमें ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में भारतीय असफल रहे। दोनों सही है और कारण भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा का और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है, एकदम ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। में कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रोहेलखंड के अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह का सहायता की अंग्रेजों की। और संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। उन्हें पता था ये जो भारतीय शासक हैं यही हमारी सहायता कर सकते हैं और उन्हीं की वजह से ही जो अंग्रेज थे इतने सालों तक शासन करते रहे। क्वेश्चन नंबर 47 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को उन्होंने घोषणा की और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण को लेने की घोषणा की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के
को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कौन कौन से जो प्रांत थे इनका चयन किया? उत्तर भारत में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिंह एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। जबकि 48 और 52 बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन किया गया और 1857 के विद्रोह के बाद जो सरकार थे इनके सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया। तो याद रखिए गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांतों से चयन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार थी इसके जो 1857 का विद्रोह हुआ इसके बाद, क्योंकि गोरखा, सिख और पंजाबियों ने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा साथ दिया था, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को इन प्रांतों से ज्यादा चयन किया। और दोस्तों कैसी लग रही है आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बार क्लास लाइक कर शेयर कर दीजिए और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं पास आ रहे हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप बीपीएससी टीआरई कोई भी सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और आप अगर कोई अदर एग्जाम्स भी तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पे भी पूछा जाता है उसके लिए घटना चक्र सबसे बेस्ट बुक है। और घटना चक्र का जो खुद का जो व्याख्या होता है ना वो भी बहुत सॉलिड और एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब देखिए कि यहाँ पे सारा कुछ जो डाटा है बहुत एक्यूरेट और एनसीईआरटी मैच्ड होता है। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बार बार घटना चक्र अपने जो क्वेश्चन हैं उनको सही करता है, उनमें ऐड करता है अपने आंसर्स को। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी और देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनका व्याख्या करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिंह पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण निभाई थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी और विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण एक को महारानी विक्टोरिया के सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर थे। इन्होंने इस विद्रोह को जो 1857 का विद्रोह है वो इन्होंने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। याद रखेंगे षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले कौन थे? यही थे। ये ऑप्शन सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिदायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। मतलब सभी ने अपना अपना विद्रोह मत दिया था और जो जॉन लॉरेंस और सीले हैं इन्होंने इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने केवल एक सैनिक विद्रोह था। सिपाही इसी को बोलते हैं सिपाही रेवोल्यूशन। सिपाहियों का एक विद्रोह था, आंदोलन था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। इन्होंने ये कहा कि एक देशभक्ति नहीं था, देशभक्ति से संबंधित नहीं था, ये एक स्वार्थी और सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ये इनका कहना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया वीडी सावरकर के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीडी सावरकर। वीर दामोदर सावरकर इन्होंने यह बात लिखी थी अपने इनकी बुक है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बुक लिखी और इन्होंने 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं
वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है इन्होंने। आपका 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में छपने वाला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये फौज है इसके नव संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? याद रखिएगा पील आयोग 1857 विद्रोह का दमन है, इसके बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में से 1/2 का अनुपात रखा गया और जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1/3 का रखा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, याद रखेंगे। नील विद्रोह किसके बारे में था? आप सभी को बार बार क्वेश्चन नील विद्रोह से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी ट्रीआरई और बीपीएससी स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह के किसके बारे में था ये बताना है। ये बात तो सही है लेकिन ये नील विद्रोह के बारे में नहीं था। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती, ये एकदम सही है। अमान्य मूल्य पर, याद रखें जबरदस्ती तो करवाई जा रही थी लेकिन एक अमान्य मूल्य पर, ये ज्यादा सुइटेबल है। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ये भी गलत है। उपयुक्त कोई नहीं है, उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो रैयत थे, रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब होता है किसान, और ये जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 1859-60 में ईस्वी में 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले, जो बंगाल है, बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों का विद्रोह हुई है, तो आंदोलन हुआ और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, इसमें बागान मालिकों किसानों को नील की खेती के लिए पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था और इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने का उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, उस पर नील को बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था और इस पर दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है नील दर्पण। यह एक उनका नाटक था और इस पर दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाम लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत अच्छी पुस्तक है ये। इसके अगर आप पढ़ते हैं तो नील विद्रोह के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 54, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है और याद रखेंगे जो आपका जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है तो इसमें क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब, रैयत मतलब होता है किसान और रैयतवाड़ी प्रथा मतलब जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 65वीं बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को उस भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार भी इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसी को पागल पंथी भी बोलते हैं, ये पागल पंथ बोलते हैं। बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। 56 और 59 बीपीएससी
2015 में क्वेश्चन पूछा गया ये। और पागल पंथ की जो स्थापना है ये करम शाह के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, करम शाह जो थे इनके द्वारा इसकी की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करम शाह। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और करम शाह का पुत्र का उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों, जो टीनेट्स थे, मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में उन्हें शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर। फराजी कौन थे? फराजी, फराजी की बात करेंगे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी थे, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फराजी की बात करेंगे तो हाजी जो शरीयतुल्लाह थे उनके अनुयायी को फराजी कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन गया था। और फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? जो फरैजी हैं, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अभी बताया आपको, हाजी शरीयतुल्लाह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? फरीदपुर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? कूका आंदोलन की बात करेंगे तो गुरु राम सिंह जो थे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, दोनों आपस में मैच करते हैं। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी प्रांत में कूका आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल द्वारा पश्चिमी प्रांत में जो कूका आंदोलन है इसकी कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा, और जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और जहां इनके 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? आपको 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में अभी पूछा गया था। और जो 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ये था अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर दर और ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तब का 1875 का दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, उसका कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर जो पैसा दिया जाता था, ऊंची ब्याज दर ली जाती थी, ये इसके दक्कन के दंगों का प्रमुख तात्कालिक कारण बना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 में अकाल ने कृषकों की जो ऋण है, कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे तथा इसी तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। ये डेट आप याद रखेंगे 1876 में।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोशी कृषक जत्था। न्यायमूर्ति रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। रामोशी कृषक की बात करेंगे, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखें। वसुदेव बलवंत फड़के, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845-1888 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लाखों बल में परिवर्तन किया। इससे काला पानी सजा दी गई तथा 1883 में आंगरल अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है और आज की इसका अंतिम प्रश्न होगा हमारा 61 नंबर प्रश्न। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पूर्वी भारत घाट में से कोई नहीं है, एक से अधिक आप सोच सकते हैं। और ये 56 और 59 में क्वेश्चन गया था, याद रखेंगे। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। नहीं आएगा तो कल की क्लास में इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कल की क्लास में मिल जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। सभी को पता है कि इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपके जैसे ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं बुक से पीडीएफ लेके आता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन का मैं आपको बाद में पीडीएफ बना करके दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। सभी लोग एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपसे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए होता है तो कोशिश करते हैं कि आप सभी के प्रश्न का उत्तर दें। किसी का कोई भी डाउट होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।